ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्या टाइप है क्वेश्चन का। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइंस का भी देखेंगे। आज हम लोग का टारगेट होगा कि लगभग 50% जो मॉडर्न हिस्ट्री पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं कहाँ पे, बीपीएससी में, वो हम लोग आज कवर कर लें। और सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे और एक्सप्लेन रूप में इसी चीज को पूरी तरह एक्सप्लेन करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि हम इस वीडियो के खत्म होने के बाद बताएंगे। जुलाई में से लगभग 50 दिन बाद हमारा बीपीएससी का जो प्री है उसका एग्जाम है, और इस एग्जाम को किसी भी तरह निकालना है और सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, जैसे हम लोग अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ऑप्शन है डियोज, अल्मीडा, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जो वास्को डी गामा था वो तो आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था, पुर्तगाली व्यक्ति था। और अल्बुकर्क तो अल्मीडा के बाद आया था, और वास्को डी गामा कोई वायसराय बन के ना आया था ना गवर्नर बन के आया था। तो पहला जो हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर अल्मीडा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम बस आंसर बताते हुए चलेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में, कहां पे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये लोग कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए। ठीक है, उसके बाद क्या कहलाता है कि अपना गोवा को जीते। ठीक, अब उसमें क्या होता था कि इन लोगों का क्या काम था कि अपना जो कोलकाता का जो हुगली था उस स्थान पे ये अपना क्या कहलाता है कि लूटपाट भी करते थे। तो लूटपाट के लिए कौन, तो पुर्तगाली। कौन, तो पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपने लूटपाट का केंद्र किसको बनाया था, तो हुगली को बनाया था। ठीक है, और शाहजहां ने, याद रखिएगा, किसने, शाहजहां ने इसको नष्ट करवाया। तो ये भी अच्छी चीज है जानने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं देता, यहां एक ध्यान देने वाली चीज है कि अगर ये 1613 नहीं देता और पूछता कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो इसका आंसर मसूलीपट्टनम हो जाता। क्या हो जाता, मसूलीपट्टनम। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पूछा है कि 1613 में स्थापित पहली फैक्ट्री कहां थी, तो सूरत में, याद रखिएगा। लेकिन यही पूछ देता 1611 में स्थापित पहली फैक्ट्री कौन थी, तो यही मसूलीपट्टनम चल जाता। मसूलीपट्टनम जो था वो अस्थायी कंपनी था, अंग्रेजों द्वारा पहली अस्थायी कंपनी, और जो ये सूरत था वो अस्थायी कंपनी। ये ध्यान दीजिएगा, जो मसूलीपट्टनम था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अस्थायी कंपनी था, लेकिन जो सूरत था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अस्थायी कंपनी था। मसूलीपट्टनम 1611 में बना, लेकिन जो सूरत था वो 1613 में बना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाला है। तो यहां आंसर क्या होगा, 1613 में कौन होगा, तो सूरत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये लास्ट पढ़ रहे हैं, हर ठीक, हर नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत बड़ा दिया है। छोड़िए इसको, नहीं, एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे हम। एक्सप्लेनेशन पे पूरा एक आएगा आप लोग को टॉपिक ही, तो एक्सप्लेनेशन में उस समय हम देखेंगे। ठीक, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो अच्छा होता, नहीं हो पा रहा, चलिए ठीक। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वानली के स्थान पर हराया। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने, यानी कि
अब पूछ देगा कि जो हमारा स्वाली का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो थॉमस बेस्ट। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो थॉमस बेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कौन सा अधिकारी था, तो थॉमस बेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब पांचवा आपको है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। देखिए, कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया पे राजगद्दी के लिए हो रहा था, लेकिन तत्कालिक कारण उस समय का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज का अधिग्रहण था। क्या था तत्कालिक जो कारण था, वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जो जहाज था उसका अधिग्रहण था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाल्स युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये सब कोई जानता है, फ्रांस के खिलाफ। वांडीवाल्स युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, फ्रांस के खिलाफ, फेमस है ये तो। अब आगे चलते हैं, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार, बंगाल, गुजरात, मद्रास, तो बिहार। कहां से, बिहार से। ठीक है, तो उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ, तो बिहार से। देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं है, बट अगर जो अच्छे से पढ़ा हुआ है वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, फिर से वही है, बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था, तो अफीम था। क्या था, अफीम था। ठीक है, यानी कि भारत और चीन और इंग्लैंड तीनों के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था वो अफीम था। ठीक है, आगे चले तो सूची वन को सूची वन से, सूची वन में दिया है खोजकर्ता और सूची टू में दिया है कहाँ का रहने वाला था, यानी जन्म कहाँ हुआ था। तो कोलंबस जो था उसका इटली में हुआ था, तो पहले का तीन। ठीक है, अब जो कार्टियर था, कौन, कार्टियर, इसका क्या कहलाता है, चौथा कहां गया, चलिए यहां बता देते हैं सीधे। कोलंबस का इटली में, कार्टियर का फ्रांस में, फ्रांसिस ड्रेक का यूके में और मैगलन का पुर्तगाल में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब। कहा हम लोग आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल का नवाब। तो याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद, क्या क्वेश्चन है पहला, बक्सर की लड़ाई के बाद, हम ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि आंसर छिपा हुआ है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो बक्सर की लड़ाई के बाद सबको पता है इलाहाबाद की संधि, इस पे हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अब आगे पढ़ें कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसकी मृत्यु के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान कौन बना था, तो मोहम्मद रजा खां बने थे। कौन बने थे, मोहम्मद रजा खां। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे है सम्राट शाह आलम द्वितीय, क्या है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कब प्राप्त की। ठीक है, दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765। यही इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद की संधि दो डेट में हुई। तो जो पहला डेट था 12 अगस्त को, उसी समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय के साथ पहला समझौता हुआ, ठीक, संधि हुई, और दूसरा हुआ अवध के नवाब के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू, देखिए बंगाल में द्विशासन प्रणाली, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, अंग्रेजों की, कांग्रेसियों की उदारवादी नीतियों के कारण, ये नहीं हो सकता है, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के चलते, इसके चलते थोड़े होगा। हाँ, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, ये बन सकता है आंसर, कि बांटो और राज करो की नीति के चलते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया आपका क्षेत्रीय राज, मैसूर
और पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजों के साथ कौन सा युद्ध हुआ? मैसूर के साथ। हम आपको बताएं थ्योरी पार्ट में कि दो पार्ट में होते थे, एक तरफ अंग्रेज, फ्रांस, पुर्तगाली, डच, डेनिश ये सब लड़ते थे, एक तरफ जो भी उस समय के राजा थे, भारतीय राजा, वो आपस में लड़ते थे। और इनमें से चार ऐसे साम्राज्य हुए जो अपना वर्चस्व स्थापित किए। उसमें मैसूर था, पंजाब था, फिर से मराठा थे, बंगाल था, ये सब अपना उभर के आए। और इनका युद्ध फिर उधर से सबसे शक्तिशाली शक्ति बन के आया, अंग्रेज आए, ब्रिटिश आया, और उनका और इनके बीच युद्ध होता था। अब युद्ध में क्या होता था इसके बारे में तो पहला हम पढ़ेंगे मैसूर और पंजाब के साथ क्या होता था। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो मंगलूर की संधि के बीच जो हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था डी में, यानी कि 1779 में, यानी याद रखिएगा 1779 में मंगलूर की, नहीं 1784 में हुआ था, 79 नहीं, 1784 होना चाहिए। हाँ, 1784 में मंगलूर की संधि हुई थी। क्यों? क्योंकि 80 से 84 के बीच तो आंग्ल मैसूर दूसरा युद्ध हुआ था। पहला में टीपू सुल्तान नहीं था, हैदर अली थे। तो टीपू सुल्तान के साथ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ दूसरा वाला, वो 1784 में हुआ। और 1784 में जब युद्ध खत्म हुआ तो उसी समय मंगलूर की संधि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ थी? याद रखिएगा, यहाँ हैदर अली, टीपू सुल्तान दोनों हैं। तो टीपू सुल्तान के साथ ही इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, और ये आंग्ल मैसूर के तीसरे युद्ध में हुआ था। पहला युद्ध हैदर अली के साथ, दूसरे युद्ध में मंगलौर की संधि 1780 से 1784 के बीच हुआ था। याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच, तीसरा युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ, और इस संधि में भी अंग्रेजों ने जीत हासिल की। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से इसमें कर्नवालिस शामिल थे, और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान शामिल थे। ठीक है, तो किनके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और इनके बीच। आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। याद रखिएगा, वही कोहिनूर हीरा जिसकी खूब प्रशंसा हुई। तो कोहिनूर जो हीरा था वो किसने प्राप्त किया था? तो शाह सुजा ने। किसने प्राप्त किया? तो शाह सुजा ने। ठीक है, किससे प्राप्त किया? रणजीत सिंह को कौन दिया था? तो शाह सुजा ने अपनी जो ये कोहिनूर का हीरा था वो रणजीत सिंह को दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पंजाब भूमि जो हस्तांतरण अधिनियम है वो 1900 में, इस 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पंजाब भूमि जो हस्तांतरण अधिनियम 1900 है वो पारित किया गया। इसमें कृषकों की जो भूमि थी, जो भी किसान थे, उनकी भूमि पर जो गैर कृषक के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक प्रतिबंधित था। यानी कि इनका क्या होता था कि जो भी गैर कृषक लोग थे उनके पास ये हस्तांतरित नहीं हो पाता था। ठीक है, जो गैर कृषक थे उनके पास हस्तांतरित होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? 1909 में। याद रखिएगा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया? 1900 में। इसके 9 साल बाद पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गवर्नर जनरल एंड वायसराय, बहुत सारे गवर्नर जनरलों ने कई सारे काम किए थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, बंगाल का नहीं पूछ रहा है, भारत का। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग है नहीं, तो इसमें आंसर क्या जाना चाहिए? ई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 में तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? क्लाइव है, ये याद रखिएगा। इसका बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने। ठीक है, क्लाइव का रोल बहुत ही बड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में भारत में। ठीक है, क्योंकि इसी के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? कौन बनेगा बताइए आप ही लोग। क्लाइव भी तो बनेगा कि और कोई बनेगा? क्लाइव भी बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है कि द्वैध शासन का जन्म, देखिए बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव कि कर्नवालिस, कौन था? बंगाल में अगर हम द्वैध शासन देखें तो कौन था? क्लाइव ही था। ठीक, लेकिन द्वैध शासन जब हुआ था तो इसके जनक कौन थे? तो याद रखिएगा कार्टिस थे। कौन थे? लियोनस कार्टिस। कौन थे? लियोनस कार्टिस। ठीक है, अब एक आगे आएगा क्या कि द्वैध शासन को समाप्त कौन किया था, द्वैध शासन प्रणाली को? तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग्स। कौन समाप्त किए थे? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसको? बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का जो उन्मूलन हुआ था वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे हमको जानना होगा कि ये जो था वो स्लीमैन थे। कौन थे? स्लीमैन। कौन? स्लीमैन। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन। स्लीमैन के नेतृत्व में किसका? तो ठगों का उन्मूलन। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश, ये तो सबको पता है, डलहौजी। भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो डलहौजी के समय। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने किया? तो सती प्रथा का उन्मूलन सही है, दास प्रथा का उन्मूलन ये भी सही है, ठगों से संबंधित गिरोह का दमन ये भी सही है, ये धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना ये विलियम बेंटिंग का काम नहीं था। देख लेते हैं 1 2 4, सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये आप लोग को बच्चे बच्चे को पता है। कौन होंगे बताइए? विलियम बेंटिंग होंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ। अब चलिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बना नहीं, क्योंकि 1858 में तो वायसराय बन गया। तो 1857 में कौन था? तो याद रखिएगा कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। और यही इसी समय 1857 में ही जब युद्ध हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, और 1858 ईस्वी में हमारा जो वायसराय बन के आने लगा, और पहला वायसराय कैनिंग था, और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत का कैनिंग ही था। और प्रथम कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? किसके प्रति? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने निपटाई? तो लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, लॉर्ड भी था और लिटन भी था। तो लॉर्ड से याद रखिएगा लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन मेयो कैनिंग नहीं, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड भी था और लिटन भी था। ठीक है, तो अफगानिस्तान, अफगान, अफगान से याद आता है ना नाग, तो अफगानिस्तान। तो लिटन लेट के गाना गाता था, ये भी अफगानिस्तान। ठीक, तो अफगानी क्या होते हैं? लेट कर गाना गाते हैं, तो याद कर लीजिएगा कि अफगान का लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि आक्रामक नीति अपनाई थी। लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? अब लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेची कमीशन था लॉर्ड लिटन उस समय। वर्नाक्युलर पेस एक्ट, इस समय भी लॉर्ड लिटन था। शस्त्र अधिनियम, इसमें भी लॉर्ड लिटन था। तो जो इल्बर्ट बिल था, इस समय लॉर्ड लिटन इससे संबंधित नहीं। ठीक है, यहाँ है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का भी केंद्रीकरण किया? औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का ध्यान दीजिएगा, विकेंद्रीकरण करने वाला कौन था? तो मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड जो मेयो थे
उन्होंने, वो वायसराय थे और उन्होंने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना, याद रखिए कौन सी, आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? अब कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त किया और उसने उसका अधिकरण किया? कौन था जो सिंध को विजय प्राप्त करके उस पे उसका अधिकरण किया? तो नेपियर था। कौन था? नेपियर। याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा था, कौन था ऐसा जिसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। ठीक है, आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कम्युनल अवार्ड अगस्त प्रसाद द्वैत प्रशासन। ये है कि ये मैकडोनाल्ड, लिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, ये है कि किसका किससे संबंध है, ये है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये सूट कर रहा है कि लिथगो जो था वो अगस्त प्रस्ताव के समय था, तो यहाँ पे ये सूट कर रहा है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, तो बी का तीसरा, सी का पहला, बी का तीसरा, सी का पहला, ये वाला जा रहा है, तो सी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैकडोनाल्ड जो था वो कम्युनल अवार्ड से संबंधित था, लिलिथ को अगस्त प्रस्ताव से संबंधित थे, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित थे, और चेम्सफोर्ड द्वैत शासन से संबंधित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? सतारा तो सब जानते हैं था, ठीक है, संभलपुर भी था, नागपुर भी था, लेकिन जयपुर आपको इसमें हड़प नीति से शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जयपुर नहीं था। इसमें कौन कौन सा था, तो याद रखिएगा, इसमें सतारा था, जौनपुर था, जैतपुर था, संभलपुर था, ठीक है, बघाट था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था, ये सब थे, लेकिन उस समय जयपुर नहीं था। ठीक है, हम इसको लिख लिख के भी बताते हैं एक्सप्लेन रूप में, लेकिन अभी लिख के एक्सप्लेन नहीं बता रहे हैं क्योंकि समय, तो बस अब बता रहे हैं ओरली कि क्या क्या आया था। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बताए थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से, याद रखिए। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा, ये बढ़िया, ये आप लोग जानते हैं कि सहायक संधि के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड वेलेजली प्रसिद्ध है। और लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पहला मराठा। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में, ठीक है, संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ठीक है, दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है इसने मौजूदा असमान को, तो इसका जो आंसर है वो होगा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। लॉर्ड मेयो का जो संकल्प था 1870 में जो आया था, वो क्या था? प्रांतीय सरकारों का चार्टर इसको कहा जाता है, और इसको मेयो, क्या कहा जाता है? इसको मेयो रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जो मेयो था उसको हम शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों का लिए स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? कौन सा ऐसा देशी रियासत था जिसको मिलाया ही नहीं? तो ग्वालियर को, ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर ऐसा, सतारा को मिला दिया, अवध को मिला दिया, सिंध को, ग्वालियर को नहीं मिला पाए थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो वो ग्वालियर था। आगे चलते हैं।
दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है कि किसके कार्यकाल में तीनों को फांसी दी गई? तो लॉर्ड इरविन, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता, उसी समय इनको फांसी भी दी गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंटीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, याद रखिएगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, कैडेट कॉर्प्स, कॉर्प्स कैडेट आ रहा है तो कर्जन याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? बताइए कि आखिर में इनका किसने अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट में जब ये आए तो उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनका साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। तो कोई भी बता सकता है लॉर्ड माउंटबेटन। बस याद रखिएगा, भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे, इटली तो आए नहीं थे ये करेंगे। ठीक है, ये देखिए कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, लेटेस्ट का। ठीक? निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यानी कि किस वायसराय के शासनकाल में जो भारतीय थे उनको राय बहादुर या फिर खान बहादुर कहा जाता था? तो ये याद रखिएगा कि ये जो थे वो कोई नहीं थे, इनमें से कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो जो राय बहादुर, तो याद रखिएगा कि इसमें से कोई ये फिक्स नहीं थे इनके द्वारा, यानी कि कोई एक समय था 1859 और 60 के समय में, 1857 का जो भी विद्रोह हुआ था, जो भी इसमें साथ दिए थे अंग्रेजों का, उनको ये राय बहादुर और खान बहादुर, जो हिंदू थे उनको राय बहादुर कहा जाता था और मुसलमानों और पारसियों को खान बहादुर कहा जाता था। तो इसमें ये नहीं कोई स्पेशल कोई वायसराय वही किया, नहीं। इसीलिए इसमें ई ऑप्शन होगा, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक या तो कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, अब देखिए, तो सबको पता है भाई, ये कौन होंगे? बताइए, यही तो होंगे, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के